हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में फाइबर ऑप्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज फाइबर ऑप्टिकल में वीडियो नंबर 6 पार्ट 6 में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत क्या होता है। फाइबर ऑप्टिकल पर अब तक कुल मिलाकर के 5 वीडियो बन चुके हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल है क्या, फाइबर ऑप्टिकल कैसे वर्क करते हैं, तो चूंकि वर्किंग तो अभी हमको पढ़ाना है। फाइबर ऑप्टिकल के बारे में, इन सब के विषय में हम पीछे के वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो कृपया करके फाइबर ऑप्टिकल को अच्छे से समझने के लिए आप फाइबर ऑप्टिकल का हर सीरियल नंबर से मेरा बनाया हुआ वीडियो को अवश्य देखिए और आपका वादा है कि आपको फाइबर ऑप्टिकल का हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत क्या होता है। फाइबर ऑप्टिकल कैसे, उसमें प्रकाश जो होता है जब जाता है तो कैसे आसानी से अत्यधिक दूरी तक चला जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। यही टॉपिक हमको पढ़ना है बाबू। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत। तो फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत समझने से पहले फाइबर ऑप्टिकल का थोड़ा सा बनावट देख लीजिए, क्योंकि बनावट भी हम वीडियो नंबर पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। लेकिन बाबू यहां भी आपको हल्का सा हम हिंट कर दे रहे हैं फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। फाइबर ऑप्टिकल कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लेडिंग, जैकेट। सबसे जो अंदर होता है, जो बहुत बारीक बार के समान, जो बहुत पतला होता है, उसको कहते हैं कोर। कोर ये देख रहे हैं अंदर वाला पोर्शन जी, इसको क्या कहते हैं? कोर। और इसके जो बाहर वाला ये जो भाग देख रहे हो, जो इस चित्र में ये वाला चित्र आपको दिखाया है, इसको कहते हैं क्लेडिंग। और सबसे जो बाहर होता है, जो बाबू फाइबर ऑप्टिकल पर वर्षा अगर हो रही है उसका प्रभाव ना पड़े, अत्यधिक गर्मी हो जाए उसका प्रभाव ना पड़े, टूटे ना, इन सब चीजों के लिए जो ऊपर लगा रहता है वो तुम्हारा होता है जैकेट। यानी कि फाइबर ऑप्टिकल के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोर, क्लेडिंग, जैकेट। आप लोग भूलेंगे नहीं ना? फाइबर ऑप्टिकल के कितने मुख्य भाग होते हैं? 3। कौन कौन सा? कोर, क्लेडिंग, जैकेट। कोर जो होता है सबसे अंदर होता है और इसी कोर के अंदर से बाबू हमारा प्रकाश, जो लाइट होता है, जो ऑप्टिकल होते हैं, वह गति करते हैं, मोशन करते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि फाइबर ऑप्टिकल का जो कोर होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, जो बारीक बार के समान बहुत जो पतला होता है, उसी में तुम्हारा वेव जो होता है, लाइट जो होती है, उसी में से तुम्हारी मोशन करते हुए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कोर। और कोर में से ही लाइट होकर के आसानी से एक स्थान से बहुत दूर तक क्या होती है? आसानी से चली जाती है। और कोर का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? क्लेडिंग। ये वाला जो देख रहे हो तुम्हारा क्या है? क्लेडिंग। और इसके ये जो बाहरी भाग तुम जो देख रहे हो, जो तुम्हारा फाइबर ऑप्टिकल के लिए प्रोटेक्शन का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, उसको कहते हैं हम लोग जैकेट। तो इतना टॉपिक क्लियर होगा ना जी? फाइबर ऑप्टिकल का सबसे आंतरिक भाग क्या होता है? कोर। और कोर में से ही प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाता है। यानी कि फाइबर ऑप्टिकल में जो हम लोग वेव डालते हैं, लाइट जो डालते हैं, उस लाइट जो है वो तुम्हारी लाइट किस में जाती है? कोर में। ठीक है? और कोर में ही लाइट जाती है। क्या होता है वो बात की बात है, बशर्ते अभी आप लोग समझिए, कोर में से ही लाइट हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक होकर के पास होगी। उसके ऊपर क्या होता है? क्लेडिंग। और उसके ऊपर क्या होता है? जैकेट। तो जैकेट का तो वर्क बता ही दिए। 2 वर्क बचा हुआ है, कोर और क्लेडिंग का। तो इसका इंपॉर्टेंट बात समझिए बाबू। कोर का जो अपवर्तनांक है उसको N1 से प्रदर्शित किए हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। उसको किससे प्रदर्शित किए हैं? N1 से। और ये जो क्लेडिंग है बाबू, इसके अपवर्तनांक को N2 से डिनोट किए हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। इसको किससे डिनोट किए हैं? N2 से। फिर से एक बार, कोर का जो अपवर्तनांक होता है
उसको N1 से दिखाए हैं। क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसको N2 से दिखाए हैं। और एक टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि कोर का जो अपवर्तनांक होता है, जिसमें से प्रकाश हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, गति करता है, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यानी कि कोर का अपवर्तनांक ज्यादा और क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्या, कम होता है। बोलेंगे नहीं ना, कोर का अपवर्तनांक अधिक और क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत? तब तक हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिकल में क्या क्या पढ़ लिया। फाइबर ऑप्टिकल की बनावट क्या होता है, कोर, क्लेडिंग, जैकेट। जैकेट का काम होता है प्रोटेक्शन का। कोर जो होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है, बारीक एकदम, बहुत पतला, बार के समान होता है, और उसी में से जो लाइट होती है मोशन करती है, गति करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और क्लेडिंग जो होता है ये कोर का ऊपरी भाग होता है तुम्हारा, ठीक है। और कोर का अपवर्तनांक को N1 से प्रदर्शित किए हैं और क्लेडिंग के अपवर्तनांक को N2 से प्रदर्शित किए हैं। कोर का अपवर्तनांक अधिक होता है और क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। इतना टॉपिक आप लोग अभी तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं तुम्हारा मेन टॉपिक, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल। तो चलिए देखिए होता क्या है। इस हेडिंग को मिटा दे रहे हैं, अभी आप लोग लिख लीजिएगा। इस चित्र को भी मिटा दे रहे हैं। अब सुनिए होता क्या है, अभी बताए बाबू। आपका प्रकाश जो होता है किसमें गति करता है, माने फाइबर ऑप्टिकल कोई रखे हैं, ये कोई तुम्हारा मान लो कि फाइबर ऑप्टिकल है। तो जब इसमें से लाइट डालते हैं तो लाइट हमारा किसमें जाता है, कोर में। लाइट हमेशा बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा फाइबर ऑप्टिकल जो होता है, ऑप्टिकल माने लाइट से ही संबंधित वर्ड है। इसमें लाइट जाता है, उसका क्या होता है, तो वही आपको इस पॉइंट में समझना है। तो जैकेट का कार्य तो हटा दीजिए, बता दिए हैं। मेन जो टोटल जो आपका निर्भर कर रहा है फाइबर ऑप्टिकल का वर्किंग दो चीजों पर, कोर और क्लेडिंग पर। होता क्या है, कोर और क्लेडिंग का जो ये सतह है, ये सतह है कोर और क्लेडिंग का सतह है कि नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करिए। ये कोर और क्लेडिंग का सतह है, यहां से यहां तक कोर है और ये तुम्हारा क्या है, जैकेट है। और ये जो रेखा है कोर और क्लेडिंग को बांट रहा है, ये जो रेखा है किसको बांट रहा है, कोर और क्लेडिंग को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये तुम्हारा फाइबर ऑप्टिकल है, इसमें जब लाइट डालते हैं तो लाइट किसमें गति करता है, कोर में। अब कैसे गति करता है, क्या रीजन होता है, तो वो पॉइंट आप समझते हैं। देखिए इधर से हमने लाइट डाला, इधर से हमने क्या डाला, लाइट डाला। कितने एंगल पर डाला, तो मान लीजिए कि अभी थीटा एंगल पर हमने या फाई एंगल पर क्या किया, लाइट डाला। तो आप हमको ये बताइएगा, अभी यहां से यहां तक जो लाइट है तुम्हारी किस माध्यम में है, हवा में है, वायु में है, एयर में है। तो वायु या एयर को कौन सा मीडियम बोलते हैं, रेयर मीडियम, विरल माध्यम। कोई दिक्कत? बोलिए। कहने का मतलब क्या है, जब लाइट हम यहां से डाले तो ये लाइट पहले कहां से कहां गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। फिर यहां पर पॉइंटेड नोटेड करिए, ये जो वायु है और इधर अंदर जब जा रहा है, ये जो कोर होता है तुम्हारा कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का। तो इधर वायु, इधर कांच, तो इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम, इधर रेयर मीडियम, इधर कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। जब इधर से हम लाइट डालते हैं तो ये जो लाइट है इसको जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए सीधे। लेकिन हम ये पढ़े हैं कि जब वायु जो है, जब हमारा लाइट जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि जाना चाहिए इस लाइट को सीधे, जाना चाहिए इस लाइट को सीधे, लेकिन हो क्या गया, ये इधर की दिशा में क्या हो गई, झुक गई, झुक गई। अब ये जो सतह देख रहे हो, ये सतह किसकी सतह है, तो कोर और क्लेडिंग की डिवाइडेड सतह है। यहीं पर बाबू तुम्हारा होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
यही मेन न्यू है इसका। माने होता क्या है, जब हम लोग फाइबर ऑप्टिकल में प्रकाश डालते हैं तो कोर और क्लेडिंग की सतह पर, बार बार कह रहे हैं कि ये जो रेखा है इसके ऊपर क्लेडिंग और इसके नीचे क्या है, कोर है। तो जब हम फाइबर ऑप्टिकल में जब लाइट अंदर एंट्री कराते हैं कि ताकि अत्यधिक दूरी तक वो लाइट गमन करे जाए, तो होता क्या है बाबू, उसका रीजन कोर और क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या देखोगे, यही ना कोर और क्लेडिंग का सतह है। तो ये जो प्रकाश है तुम्हारा, सोचिएगा, ये जो तुम्हारा प्रकाश है इस माध्यम में न जाकर के पुनः इसी माध्यम में लौट आएगा। समझिए फिर से, हुआ क्या, जब बाहर से हमने लाइट डाला तो प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हुआ क्या, ये विरल माध्यम, रेयर मीडियम हो गया था। ये कांच का बना कोर होता है, ग्लास का बना कोर होता है, तो ये सघन माध्यम, डेंसर मीडियम हो गया। तो यहां पर ये हुआ कि जब इसको हमने यहां पे लाइट डाला, तो लाइट डालने के बाद क्या देखें कि ये जो तुम्हारा है इसको सीधे ना जाकर के थोड़ा सा इधर झुक गई। क्यों झुक गई, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रही है। अब ये लाइट तुम्हारी इस दिशा की ओर गति करेगी, अब ये इस सतह पर पहुंचेगी, डिवाइडर सतह पर। तो डिवाइडर सतह पर ये किसका डिवाइडर सतह है, कोर और क्लेडिंग का। इधर कोर और इधर क्या, क्लेडिंग। तो कोर और क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब फाइबर ऑप्टिकल में हम लोग लाइट को डालते हैं तो कोर तथा क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि ये जो लाइट अब इस माध्यम में ना जाकर के अपने ही माध्यम में क्या करेगी, इधर लौट आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर। क्यों, ये आपतन कोण, और ये तुम्हारा क्या बाबू, अपवर्तन कोण, आर। कोई दिक्कत। अब ये तुम लाइट यहां पर गई, थोड़ा सा झुकी, यहां पर पहुंची कोर और क्लेडिंग की सतह पर, तो यहां पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो लाइट है इस माध्यम में न जाकर के पुनः इसी माध्यम में लौट आई, कोर में ही रह गई। फिर ये सतह देख रहा हो, किसका सतह है, कोर और क्लेडिंग का सतह है ना। तो इस सतह को भी क्या, ये भी सतह जो देख रहे हो यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बार बार कह रहे हैं कि जो लाइट होती है हमारी वो किसमें मोशन करती है, कोर में ही जाती है। फाइबर ऑप्टिकल के 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लेडिंग, जैकेट। तो जो हमारा लाइट वेव है तुम्हारा किसमें गति करती है, कोर में। क्यों गति करती है, क्योंकि जब बाहर से हम लोग इंटरनल जब इसमें लाइट एंट्री कराते हैं तो कोर और क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, कोर तथा क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बाबू यहां पर ऐसे हमने डाला, थोड़ा सा झुका क्योंकि विरल से सघन में गया। फिर जब ये कोर और क्लेडिंग की सतह पर पड़ा तो यहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, माने इस मीडियम में न जाकर के इसी मीडियम में लौट आएगा, लौट गया। फिर ये देख रहे हो, ये जो तुम्हारा क्या है, फिर ऊपर कोर और नीचे क्लेडिंग। तो फिर ये जो सतह है कोर और क्लेडिंग की डिवाइडेड सतह है। तो यहां पर फिर तुम्हारा क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि फिर जो प्रकाश है इस माध्यम में ना जाकर के, क्लेडिंग में ना जाकर के पुनः अपने ही माध्यम में क्या करेगी, चली जाएगी। देख रहे हो जी, बोलिए। फिर तुम देख रहे हो यहां पर जब पहुंचे हो तो फिर ये सतह तुम्हारी कौन सी सतह है, कोर और क्लेडिंग की डिवाइडेड सतह है। तो यहां पर भी प्रकाश तो इस माध्यम में न जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो पुनः इसी माध्यम में क्या आएगा, लौट आएगा। और इसी घटना को कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिकल का जो टोटल वर्किंग है, वह कुल कार्य सिद्धांत जो फाइबर ऑप्टिकल का है वह एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है, तो कोर और क्लेडिंग पे होता है। कहाँ होता है, कोर और क्लेडिंग पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत।
अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा हो गया फाइबर ऑप्टिकल का वर्किंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण एक तरह से। और इस कोण को क्या कहते हो? अपवर्तन कोण। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहां पर अगर हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम, इसको बोल दे पॉइंट ए, इसको बोल दे पॉइंट बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो चलते हैं यहां पे बिंदु बी पर, पॉइंट बी पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से पॉइंट बी पर लॉ ऑफ स्नेल हम लगाए हैं। तो देखिए क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू, दूसरा ऊपर का अपवर्तनांक μ2 या n2 और इसका अपवर्तनांक क्या है n1, इसका अपवर्तनांक n2 क्लैडिंग का और इसका अपवर्तनांक n1, तो बराबर हो जाता है n2 बटा में n1। ठीक है, बोलेंगे नहीं ना, क्या होता है n2 बटा में n1। अब आप ये जानते हैं कि तुम्हारा ये जो कोण है तुम्हारा, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर अगर हम देखेंगे तुम्हारा तो होगा ये बाबू तुम्हारा कि साइन आई बाई साइन आर। आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए तुम्हारा एक कंडीशन होना चाहिए। वो भी कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो तुम्हारा आपतन कोण का जो मान है वह 90 अंश से अधिक होना चाहिए। नहीं, आपतन कोण का जो मान है, समझिए ध्यान से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए क्या प्रतिबंध है? ध्यान से समझिए कि जो क्रांतिक कोण है उससे ज्यादा अगर एंगल होगा तब भी प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर से आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं पार्ट 5 में, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो जरूर देखिए ताकि इसमें काम लग रहा है। आप तो वर्किंग पढ़ चुके हैं कि आप फाइबर ऑप्टिकल में जो प्रकाश होता है वो किस में गति करता है, कोर में क्या होता है, कोर और क्लैडिंग की सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा सूत्र स्थापित करना चाहते हैं कि आखिर में सूत्र के द्वारा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो पॉइंट बी पर हमने क्या लगा दिया, स्नेल का रूल लगा दिया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा में माध्यम 1 का अपवर्तनांक लगा दिए। अब समझिए, ये बताइए यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है ना जी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको कराना है तो हमको एक चीज पता है, क्रांतिक कोण से क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल कर दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा जब तक एंगल नहीं होगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये पार्ट 5 में आपको हम पढ़ा चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, क्रांतिक कोण के लिए फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको आईसी कर देंगे अब, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर के जगह पर कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा n2 बटा में n1 हो गया। अब ये बताइए साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो IC इज इक्वल टू n2 बटा में n1। ठीक है, तो ये जो IC तुम्हारा निकलेगा n2 बटा में n1, ये जो देख रहे हैं ना जी, इस साइन को हम इधर लेके चलेंगे तो साइन इनवर्स n2 बटा में n1। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल निकल गया कि हाँ भाई क्रिटिकल एंगल, ये जो n1 का मान है माध्यम कोर जो दिया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, n2 जो है क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। भाई कोई भी फाइबर ऑप्टिकल रहेगा जब आप बना देंगे तो किस मटेरियल का बनाया है, तो हाँ जी इस मटेरियल का बनाया है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, वो वैल्यू रख लेंगे। अरे भाई क्लैडिंग किसका बनाया है, तो जी मटेरियल का बनाया है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वो रख लेंगे। यानी कि जब हम फाइबर ऑप्टिकल बनाएंगे तो n1 और n2 का मान पता होगा, तो n1 और n2 का मान पता होगा तो उससे साइन इनवर्स इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसका वैल्यू निकाल देंगे तो वहां से हमको थीटा का मान पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस फाइबर ऑप्टिकल में क्रिटिकल एंगल इतना आ रहा है। सोचिए n1 का मान कुछ दे दिया, n2 का मान कुछ दे दिया है, और हमको निकल गया IC का मान 45 अंश। कितना निकल गया है, 45 अंश। इसका मतलब यह हुआ कि ये तुम्हारा फाइबर ऑप्टिकल है
उस पर 45 अंश पर अगर कोण एंगल पर अगर तुम प्रकाश डाल रहे हो तो उसमें क्रांतिक कोण बनेगा। आप जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए इससे ज्यादा ही कोण रखेंगे। इससे हमको क्या आभास हो रहा है कि हाँ भाई इतने अंश पर क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण हो जाएगा। हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तभी ना सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका वैल्यू आएगा उससे ज्यादा परे हम इसमें लाइट एंट्री कराएंगे। यानी कि वैल्यू आ गया 45 अंश, तो हो सकता है कि हम इसमें 50 अंश का कोण पर हमने लाइट डाले, 48 अंश के एंगल पर लाइट डाले। क्यों? क्योंकि जानते हो कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल पर लाइट डालेंगे तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जा करके पुनः अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगी, और इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा भी हम सिर्फ ये पता करेंगे कि हाँ ये जो फाइबर ऑप्टिकल है उस पर कितना अंश पर अगर हम लाइट उसमें एंट्री करा रहे हैं कोर में तो क्रांतिक कोण की स्थिति बनेगी। ये पता हो गया। तो इससे हम ज्यादा ही एंगल पर प्रकाश डालेंगे ताकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। कहां पर? तो कोर और क्लेडिंग पर। जब कोर और क्लेडिंग पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर होगा तो वो लाइट इस माध्यम में जाकर के इसी माध्यम में आएगी, फिर वहां पर वही घटना घटेगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो कोर में रह जाएगी, क्लेडिंग में नहीं आएगी, फिर इसी में जाएगी। यही घटना चलता जाएगा और इस तरह से वो तुम्हारा सिग्नल लाइट आसानी से बिना एनर्जी का लॉसेज हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो यही बाबू तुम्हारा टॉपिक था, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार जल्दी से और रिवीजन कर लेते हैं। हमारा बाबू टॉपिक का नाम था फाइबर ऑप्टिकल का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, फाइबर ऑप्टिकल के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कोर, क्लेडिंग, जैकेट। कोर जो होता है फाइबर ऑप्टिकल का सबसे आंतरिक भाग होता है जो कांच का बना होता है, बारीक बार के समान होता है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। क्लेडिंग जो होता है कोर का ऊपरी सिरा होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसका अपवर्तनांक कोर से कम होता है। जैकेट जो होता है उसका सुरक्षा का कार्य करता है, उसको टूटने नहीं देगा, उस पर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता है। अब इसका वर्किंग क्या पढ़े कि जब फाइबर ऑप्टिकल में हम जब लोग लाइट एंट्री कराते हैं तो लाइट एंट्री कराने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि कोर और क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही वो तुम्हारा जो लाइट होता है कोर में ही गति करता है, कोई दिक्कत। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमको करने के लिए हमको कितना एंगल पर प्रकाश डाले कि ताकि इसमें कोर और क्लेडिंग की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। भाई ये तो चाहिए ना जी, कितने अंश पर प्रकाश डालें कि ताकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो कितने अंश पर प्रकाश डालें तो ये हमको नहीं पता था। तो भाई सोच लिए ये कि क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर थोड़ा सा भी एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। आपको ये स्टेटमेंट पता है, तो क्यों ना हम क्रांतिक कोण पता कर लें कि हाँ भाई क्रिटिकल एंगल कितना है, ताकि हमको वो पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा पर ही इसमें लाइट को हमको डालना है, तभी ना इस सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए हमने पॉइंट बी पर स्नेल का नियम लगा दिया, sin i by sin r इक्वल टू n2 बटा में n1। अब क्रिटिकल एंगल पता करना है तो i को ic कर दिए और r का मान 90 अंश हो जाएगा n2 बटा में n1। sin 90 का मान 1 आ गया तो sin ic बराबर क्या हो जाएगा n2 बटा में n1। ic बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स n2 बटा में क्या हो जाएगा n1। अब हम जो फाइबर ऑप्टिकल जिस मटेरियल का बनाए हैं उस मटेरियल का हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होता है। भाई कंपनी ही बनाएगी, तो कंपनी बनाएगी तो अपना बता देगी कि ये इस रॉ मटेरियल का कोर बनाया है, इस रॉ मटेरियल का क्लेडिंग बनाया है। वो तो भाई उस समय देखेगा कि कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अधिक है और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम ही रहे, और उस आधारित पर इससे कैलकुलेशन करके आईसी का मान पता चल जाएगा।
IC का मान पता होने से सिर्फ हमको ये पता होगा कि तुम्हारा क्या निकला है, तो क्रिटिकल एंगल कितना अंश पर होगा, कितना अंश पर क्रांति कोण होगा, उससे ज्यादा ही इस कोण पर ही इसमें लाइट को हमको एंट्री कराना है कि ताकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या पढ़ लिए फाइबर ऑप्टिकल का वर्किंग। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन बनाइए, करिए और अपने कॉपी पर एक अच्छा सा नोट्स तैयार करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।